दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। अरशद शरीफ को हम सब ने रुखसत कर दिया। उनके ऊपर ज्यादा बात करने की अभी जरूरत नहीं है और हौसला भी नहीं है, लेकिन एक बात करना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के अखबार देखने का मौका मिला। जब ये खबर आई द न्यूज़ और एक्सप्रेस ट्रिब्यून, तो उनको भी देखा। तो पहले दिन जो अरशद शरीफ की खबर थी उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया था। अलबत्ता जितनी और खबरें थीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ से, हॉली बॉली और लॉलीवुड मिसाल के तौर पर, उनको काफ़ी रग़बत से शामिल किया गया था। और हाँ, सबसे ज़रूरी खबरें जो इंग्लैंड की रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और ख़ास तौर पर वो हैरी और मार्कल, उनके बारे में ज़रूरी था कुछ ना कुछ कहना, तो उन्होंने ज़ाहिर है उनको शामिल किया। हाँ, अलबत्ता इंडिया का जो एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर था, उन्होंने बहुत बड़ी हेडलाइन दी। लिखा था स्टार्ट में हेडलाइन में, हु वॉज अरशद शरीफ। लिहाजा उस खबर में उन्होंने शहबाज शरीफ की ट्वीट भी शामिल की थी, जिसमें लिखा था कि उनकी बातचीत केन्या के प्रेसिडेंट विलियम रूटो से हो गई है। उनसे दरख्वास्त की है कि हमें ट्रांसपेरेंट और फेयर तहकीकात चाहिए और अरशद की बॉडी को फास्ट ट्रैक वापस किया जाए। इसके अलावा इमरान खान की ट्वीट भी शामिल थी इस खबर में। बाकी खबर में वही कुछ था जो अब तक कहा जा रहा था। अपने मीडिया पर अफसोस हुआ कि अब तक भी वफादारियां निभा रहे हैं उस बाजी के साथ जो सबको सबक सीखने के लिए कह रही है, तो वो वैसे ही पढ़ पुखे। मुझे इस बात का खूब अंदाजा हुआ कि शहबाज शरीफ इस फोन कॉल के बाद बहुत खुश हुए होंगे। एक तीर से दो शिकार हो गए। फोन करके भरम भी रख लिया, उसके बाद फुर्ती से सऊदी अरेबिया चले गए। हाँ, और जिसको साफ शफाफ तहकीकात का कहा, वो भी उनका ही रिश्तेदार है। बिछड़े हुए रिश्तेदार को मिलकर खुशी तो होती है ना बंदे को। बचपन में जो कश्मीरी लगता है केन्या चले जाते हैं, वो अंदर से तो अपनी उसी वडेरी फैमिली की तरह ही रहते हैं। लिहाजा वहाँ की आबो हवा की वजह से वो जरा गहरे टेंट होते हैं। माशाल्लाह उस सदर की ईमानदारी के चर्चे भी इन्हीं की तरह इंटरनेट पर बिखरे हुए हैं। लिहाजा दोनों साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन का दिल खोल कर मुआहिदा कर रहे होंगे। केन्या का पहले कभी जिक्र नहीं आया पाकिस्तान की सियासत के रोने धोने में, लेकिन सभी जानते हैं केन्या की पुलिस और उनकी ईमानदारी के किस्से। राणा सनाउल्लाह ने शायद वहाँ से नए रिक्रूट का एक स्पेशल स्क्वाड बनाया हुआ है, जिसे उन्होंने घरों की दीवारें फलांगने के लिए रखा हुआ है। इस लिहाज से केन्या की पुलिस पाकिस्तान की पुलिस को यहाँ बेहतर रोशनी में दिखाती है, क्योंकि यहाँ की पुलिस वहाँ की पुलिस के सामने बीबे बच्चे लगते हैं, सिवाय राणा साहब के स्पेशल स्क्वाड के। अलबत्ता चुस्ती और वर्जिश के लिहाज से पाकिस्तानी पुलिस वहाँ की पुलिस से मात खाती है, कि ये भी पूरी तरह दीवार नहीं फलांग सकते। अगर किसी ने खुदा खुदा करके फलांग ही ली दीवार, तो पकड़े जाएंगे घर के ही बच्चों से। वहाँ की पुलिस की चुस्ती और फुर्तियों का मुकाबला नहीं कर सके। अलबत्ता झूठ बोलने और बयानात बदलने में इस वक्त बड़ी मरियम के साथ साथ नेक टू नेक मुकाबले में है। देखें कि उन्होंने एक सुनसान बंजर किस्म के इलाके में नाका भी लगा दिया, को दूसरों के लिए इनविजिबल कर दिया, क्योंकि दूसरे तो नहीं जानते थे। जब दूसरों ने कहा नाका तो कभी इस इलाके में लगा ही नहीं, तो उन्होंने कहा हमने छोटे छोटे पत्थर रखे हुए थे। और वैसे भी देखिए, नज़र उनकी इतनी तेज़ है कि रात के वक्त इतनी बड़ी गाड़ी की एक और मॉडल का पता नहीं चला, लेकिन नंबर प्लेट पढ़ ली उन्होंने। कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। अब्बा की बेटी मरियम की तरह वहाँ की पुलिस ने लगता है मरियम की झूठ एकेडमी से ट्रेनिंग ली हुई है। पाकिस्तानी प्रिंट मीडिया ने तो अपने कॉलीग के साथ यकजहती का इजहार करते हुए खबर देने से कान कतराए, लेकिन केनियन मीडिया लगता है पाकिस्तान के मीडिया से ज्यादा आज़ाद है। जो बहस यहाँ होनी चाहिए थी, वो रोजाना अपने प्रोग्रामों में अभी तक इस खबर पर नए नए सवालात उठाते हैं। एक पैनल ने पूरे केस को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, क्योंकि उनको इस बात पर बहुत कंसर्न है कि उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अब हो सके। ये बात सुनकर उस वक्त थोड़ी सी मुझे हैरानगी हुई, क्योंकि पर्सनली मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि केन्या के साथ पाकिस्तान के वाकई में ताल्लुकात कितने अच्छे हैं, बराबर हैं या होंगे जैसे दूसरे मुल्कों के साथ होते हैं। लेकिन बाद में जब खबर आई, मालूम नहीं कितनी सच्ची है या नहीं है, इसमें रेफरेंस दिया गया कि वहाँ के शोरूम्स जो हैं वहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स है, कार शोरूम्स खास तौर पे, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फिर थोड़ा सा वो कनेक्शन जो है सेंस करता नज़र आया। उन सब पैनलिस्ट जो थे, उनकी एक बात जो थी वो बहुत खास तौर पर नोटेबल थी। वो अपनी पुलिस के बारे में बहुत रियलिस्टिक थे।
اور کیونکہ ابھی ان کا نیا پریزیڈنٹ آیا ہے جس نے سپتمبر میں حلف لیا ہے اپنے عہدے کا، لہذا وہ امید رکھتے تھے کہ نیا پریزیڈنٹ جو آیا ہے، اور بلکہ اس بات پر سارے متفق تھے کہ اس کو ضرور اس بات کی تحقیق کروانی چاہیے، تاکہ خاص طور پہ وہ جو اسیسینیشنز ریٹ ہے ان کے ملک کا، جو ان کے خیال میں پچھلے سال میں تقریباً 3000 پلس تھا، وہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ اگر یہ انویسٹیگیشن ہو، اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے تو شاید وہ جو مرڈر ہوتے ہیں اتنے زیادہ سال میں نہ ہوں، بلکہ ان کو روکا جا سکے کسی طریقے سے، خاص طور پر اس قسم کی اسیسینیشنز کو۔ افسوس کی بات صرف یہ ہے کہ پاکستان میں لگتا ہے کینیا سے حالات کچھ مختلف نہیں ہیں، کرپشن اور انکمپیٹنسی کے لحاظ سے۔ وہاں کے نئے پریزیڈنٹ کا شمار بھی کرپشن کی لسٹ میں ہے، خاص طور پر لینڈ گریبنگ کے معاملے میں۔ کینیا کے بارے میں جاننے کے بعد لگتا ہے کہ جو پاکستان میں بہت اچھے مسلمان ہیں، کاروباری لوگ، ان خاص کینین سے گاڑی چھنے گی۔ ہمیں تو پہلے بھی کسی صاف شفاف تحقیق اور مجرموں کو پکڑنے کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے پاکستان میں زمین تنگ کی ہوئی تھی دوسرے صحافیوں کے ساتھ، ارشد شریف کے لیے بھی وہی لوگ اب کمیشن میں اپنے بندے غالباً فرسٹ کلاس میں بٹھا کر بھیج رہے ہیں یا بھیج دیے گئے ہیں، اور سونے پہ سہاگا تو یہ کہ رپورٹ انہوں نے انٹیریئر منسٹر کو دینی ہے، اور پھر ہم سب کو پتہ چلے گا کہ وہ رپورٹ جو ہے سائفر کی طرح گم ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ کو شاید چپ رہنے کے لیے کہا گیا ہے، جو وہ از خود نوٹس نہیں لے سکتے، اور اس قسم کی کنٹروورشل حکومت کو الاؤ کر رہے ہیں کمیشن بنانے کے لیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کمیشن میں کتنے لوگ جینون ہیں یا کمپرومائزڈ ہیں۔ وہ کون صاحب ہیں جن کا بار بار ذکر سنتے ہیں؟ انہوں نے اپنی بیٹی نواز شریف کے پیروں پہ رکھ دی تھی۔ جتنی دفعہ یہ بات سنتے ہیں اتنی دفعہ گھن آتی ہے۔ کہا جاتا ہے نواز شریف کے بارے میں کہ یہ واحد انسان ہے جس نے تحفے دے کر یا چھوٹے عہدوں سے بڑے عہدوں پر بٹھا کر لوگوں کو ہمیشہ کے لیے خریدا ہوا ہے، اور ساری بیوروکریسی موسٹ آف اٹ ان کو امپلیکیٹ کیا ہوا ہے۔ رہی صحیح کسر بیٹی نے پوری کر دی ہے، بلکہ ہونہار بیٹی نے آڈیو اور ویڈیو کی اکیڈمی کھول کے، تاکہ جس بندے میں تھوڑی سی شرم ہوگی وہ جج ارشد ملک کی طرح ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا۔ زرداری صاحب آن دی ادر ہینڈ بہت ہوشیار ہیں، موقع پڑے تو بیٹے کی غلطی پر معافی بھی مانگ لیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بار بار منگواتے ہیں۔ ظاہرہ رعونت نہیں دکھاتے سوائے بتیسی کے، لیکن انڈر گراؤنڈ کام کرتے رہتے ہیں۔ جب سچویشن سے پرے ہٹنا ہو تو ایئر ایمبولنس میں آرام کرنے دبئی چلے جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میڈیا کی نظروں میں ہوں گے اور ایئرپورٹ سے گھر تو جانا ہے، لہٰذا ویل چیئر پر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں سیدھے انڈر گراؤنڈ آفس میں بیٹھ کر، پھر جوڑ توڑ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ خیر، کینیا کے صحافی اور اینالسٹ یہ بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ اس قتل کی برابر تفتیش ہونی چاہیے تاکہ ان کے ملک کی کچھ لاکھ بچ جائے۔ یہ سوچ ہمارے میجورٹی صحافی اور تجزیہ نگاروں کو تو نہیں آئے گی، شاید ہم سب کو یہ یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سب سے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔